हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की जो है हिस्ट्री का आधुनिक विश्व में चरवाहे अध्याय 5 देखने जा रहे हैं, पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि विभिन्न जगहों पर यानी कि विभिन्न राज्यों में चरवाहे जो हैं किन किन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे औपनिवेशिक काल में चरवाहों की स्थिति। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, इन दोनों को कोरिलेट करके हम देखेंगे कि क्या स्थिति जो है इनकी हुई। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ना चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। अब देखिए, उनके चारागाह सिमट गए, जैसे कि हमने पिछले जो चैप्टर में हमने देखा कि वन कानून बन गए, है ना, आरक्षित वन कानून बन गए कि जगहों को आरक्षित कर दिया गया, तो उसका ना इनके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ा। अब देखिए, उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पे बंदिशें लगने लग गई और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था ना, उसमें भी वृद्धि हो गई। अब खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अब आइए देखें यह सब कैसे और क्यों हुआ। सबसे पहली बात में हम ये देखेंगे कि अंग्रेज सरकार ना चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहते थे, यानी कि जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा उगी होती थी तो उसको किस में तब्दील कर देना चाहते थे, उसको खेती वाली ज़मीन यानी कि पूरा साफ कर देना चाहते थे। ठीक है, ताकि उसमें खेती की जा सके, है ना। और ज़मीन में मिलने वाला लगान जो है उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, यानी कि अंग्रेज़ों की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था ज़मीन से प्राप्त होने वाला लगान। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, अब ये देख लीजिए कि इससे ना जूट हो गया, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी ना इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। ठीक है, और ये अंग्रेज अफसर को ना बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब नहीं समझ में आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ऊपर तो अंग्रेज जो है ना ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे और उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। तो क्या करते थे वे इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए, ठीक है, जो जमीन बेकार हुआ करती थी या बंजर हुआ करती थी ना, उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कई नियम बनाए और इस कायदे कानूनों के जरिए सरकार ने ना गैर खेतीहर जमीन को, गैर खेतीहर यहाँ यानी कि जहाँ पे खेती ना की जा सके, ठीक है, तो गैर खेतीहर जमीन को ना अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। ठीक है, अब ये खास लोग क्या करते थे ये भी देखते हैं। देखिए, इन लोगों को ना कई तरीके की रियायत दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। अब ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। ठीक है, इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन ना चारागाहों की थी। जो ज़मीन ली गई वो चारागाहों की ज़मीन थी और जिसका जो है चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेत के फैलाव से ना चारागाह जो है वो सिमटने लग गए और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। अब देखते हैं दूसरी बात क्या थी। देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ना देश में विभिन्न प्रांतों पे हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा है कि वन अधिनियम कानून भी पारित कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। तो इन कानूनों की आड़ में ना सरकार, देखिए, सरकार कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करती थी ना तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर। यहाँ भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। उसने जो है कानून की आड़ में जो है कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब जहाँ देवदार, सौल जैसी जो है कीमती लकड़ी पैदा होती थी, अब ये कीमती लकड़ी पैदा होती थी तो ये महंगी भी तो बहुत होती थी। तो इन जंगलों में चरवाहों को घुसने की पाबंदी लगा दी गई कि चरवाहे वहाँ नहीं जा सकते हैं और कई जंगलों को संरक्षित, ठीक है, घोषित कर दिया गया। और इन जंगलों को ना चरवाहों की चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए। परंपरागत अधिकार यानी कि जो है परंपरा या फिर जो है धर्मों के आधार पर कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वे परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी जो है सारी बंदिशें लगी थी। ये जो औपनिवेशिक अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज अधिकारी, इनको लगता था कि पशुओं को चरने से ना छोटे जंगली पौधे और पौधों की नई जो है कोपलें नष्ट हो जाती हैं। तो उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ यानी कि जो जानवरों का झुंड था वो छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोंपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त जो है वो रुक जाती है।
तो देखिए, वन अधिनियमों ने ना चरवाहों की ज़िंदगी बिल्कुल भी बदल डाली, या फिर ये कह लीजिए कि तहस नहस कर दी, है ना। तो अब जो है उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे प्रदान करते थे। तो देखिए, जिन स्रोतों में ना, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई ना, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी गई। अब देखिए, बचे खुचे स्थानों में अगर उनको छूट दी भी गई थी तो वहाँ भी वो लोग नज़र रखते थे अंग्रेज अधिकारी। तो जंगलों में जो है दाखिल होने के लिए ना उन्हें परमिट लेना पड़ता था, यानी कि एक परमिट बनवाना पड़ता था। ठीक है, उसमें एक परमिट में क्या होता था कि जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले ही तय होती थी। उसमें लिखा होता था कि इतने से इतने तारीख तक ये परमिट वैलिड है, ठीक है, और वह जंगल में बहुत ही कम दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे जो है किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही क्यों ना हो, कितनी भी जो है घास क्यों ना हो, चारों तरफ घनी हरियाली ही क्यों ना हो, वहाँ वे नहीं रह सकते थे और उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी परमिटों के अधीन हो गई। यानी कि परमिट में जब लेते थे तो परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वे जो है इस कानून के तहत इतने दिन तक रुक सकते हैं। अगर वे इतने दिन से ज़्यादा रुकते हैं या तो समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तीसरी बात क्या है? देखिए, तीसरी बात यह है कि अंग्रेज अफसर जो है घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। अब ये देखिए कि वे जो है गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों या फिर व्यापारों या फिर रेवड़ के लिए, यानी कि जो है जानवरों के झुंड के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश जो है बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। और वे चाहते थे ना कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। ठीक है, और इस तरह की आबादी की पहचान करना, उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। अब देखिए, एक जगह टिक कर रहती हो जो, ठीक है, अब जब ये देखिए ये चरवाहे तो एक जगह स्थिर रहते नहीं थे, तो अंग्रेज़ों को ऐसा चाहिए था ना कि एक जगह जो टिके हुए ताकि उन पे नज़र बनाई जा सके। ठीक है, ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून पालन करने वाला माना जाता था। तो देखिए, ये जो घुमंतु थे ना, इन घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। अब ये देखिए कि 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने ना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी कि अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। अब ये भी जो है अपने फायदे के लिए पारित किया। ठीक है, इस कानून के तहत ना दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। ये लो भैया, अब उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी मान लिया गया। इन्हें ये बताया गया कि ये कुदरत के अपराधी है, ये जन्मजात अपराधी है ना। और इस कानून के लागू होते ही ना ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों और बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया कि आप जो है आप इसी गांव में बस सकते हैं, आप और कहीं नहीं जा सकते। और उनकी जो है बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस जो है उन पर सदा नज़र बनाई रखती थी। चौथी बात देख लीजिए, चौथी बात क्या है? देखिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ना अंग्रेज ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। कई किसान ऐसे थे जो लगान नहीं दे पाते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों में, यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि मवेशियों, जिन जानवरों का पालन करते थे वो लोग, उस पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। अब आप ये बताइए, जिस चीज़ से उनकी आमदनी चल रही, आप ये सोचो कि नमक पे टैक्स, आप ये बताओ। ठीक है, तो चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा, है ना। अब भाई वो 2 वक्त का रोटी ही नसीब कर लेते हैं और आप उनके मवेशियों पे टैक्स लगा दे रहे हैं। तो देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में ना 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। तो प्रति मवेशी टैक्स यानी कि दर में तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था ना दिनों दिन मजबूत होती गई। तो 1850 से 80 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। अब देखिए, ठेकेदारी पाने के लिए ना ठेकेदार जो है सरकार को पैसा देते थे उसे वसूल करने, और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे। अब देखिए, उनके पास शक्ति हो गई ठेकेदारों के पास, तो वो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे चरवाहों का। ठीक है, तो 1880 के दशक तक आते आते ना सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को ना एक पास जारी कर दिया गया और किसी भी चारागाह में जो है दाखिल होने के लिए चरवाहों को
पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। अब आप ये देखिए कि आप कहीं म्यूजियम में जाते हैं तो आपको एक पास मिलता है ना, उसी प्रकार इन चरवाहों को भी पास जो है, चरवाहों के लिए पास बना दिया गया और उन्हें जो है पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। ठीक है, अब ये देखिए कि अपने मवेशियों के चारे के लिए जब उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है तो कैसा लगा होगा। ठीक है, चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनका कितना टैक्स चुकाया जाना है, इस बात को उसके पास दर्ज किया जाता था। अब देखिए कि इन बदलावों ने ना चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित किया, ये भी देख लेते हैं। देखिए, इन चीज़ों की वजह से ना चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। अब भाई ये देख लीजिए कि खेती के लिए जब ज़मीन साफ़ करेंगे तो चारागाह की तो कमी होगी, है ना। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा ना, तो वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका भी सिकुड़ने लगा। अब देखिए, इसी तरह जंगलों के आरक्षण का भी नतीजा यही हुआ कि गड़रिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में रहने जैसी जो है पहले जैसी आज़ादी नहीं थी उनकी कि चरा सकें, है ना, जंगल में छोड़ के। तो जब चारागाह खेतों में बदलने लगे ना, तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लग गई। ठीक है, इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ ना कि चारागाह जो है वो सदा जानवरों से भरे रहने लग गए और अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही इस इलाके में चराते थे, उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। अब इस अदला बदली की वजह से ना पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों की वजह से और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से ना चारागाहों का स्तर गिरने लग गया। अब देखिए, आवाजाही का जो है बंदिशें लगा देंगे और एक चारागाह पे अचानक बहुत सारे जानवर जो है चारा खाएंगे तो क्या होगा? चारा समाप्त होगा ही होगा, है ना। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगेगा, तो फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लग गई। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर जो है बड़ी संख्या में मरने लगे। देखिए, अब हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चरवाहे हैं ये कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इन्हें गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ इन्हें कहा जाता है गद्दी। और इसके जस्ट नीचे है उत्तराखंड, यहाँ पे इन्हें कहा जाता है भोटिया या फिर गुज्जर। ठीक है, अब ये जो है ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पे इन्हें रायका, पश्चिमी राजस्थान में इन्हें रायका कहते हैं और पूर्वी राजस्थान में इसे बंजारे कहते हैं। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी इन्हें बंजारे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में इन्हें मलधारी कहा जाता है। ये देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, इसलिए आपको ये याद करना ही करना होगा। ठीक है, अब इधर पूर्वी भारत में आ जाइए, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इन्हें कहा जाता है मोनपा। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? मोनपा। ठीक है, ये है महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र राज्य, तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है धंगर। क्या कहा जाता है? धंगर। ठीक है, ये है कर्नाटक का मैप, तो ये जो है यहाँ पे इन्हें कुरुमा, कुरबा और गोल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरुमा, कुरबा और गोल्ला। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट जो है चरवाहे हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ना कि चरवाहों ने इन सब बदलावों का सामना किया कैसे। आखिर विपदा आई है, अंग्रेज द्वारा उन पर शोषण किया जा रहा था, तो इनका सामना तो किया होगा, तो किस प्रकार सामना किया ये देखने का प्रयास करते हैं हम, है ना। इन बदलावों पर ना चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। अब देखिए, कुछ चरवाहों ने तो जो है अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी और अब जो है बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया ना, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। अब मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। ठीक है, बंदिशें थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई। ठीक है, और जो है नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया।
अब देखिए, अब ये जाहिर है ना कि जो है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में ना वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। और इसी समय खेतों को खाद की ज़रूरत भी रहती थी, तो उन्हें जो है इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाता था। तो किसानों को भी फायदा हो गया, है ना। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ना जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लग गए। ये भी चेंजेस आए। उनमें से कुछ जो है नियमित रूप से खेती करने लग गए, जबकि कुछ जो है व्यापार में लग गए। और जिन चरवाहों के पास ना ज़्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों के ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। और इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लग गए। अब देखिए, इन सब के बावजूद ना चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। और जब भी किसी इलाके में ना चारागाहों में जो है उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, तो वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ जो है छोटा कर लेते, यानी कि जानवरों का झुंड जो है वो छोटा कर लेते, कम जानवरों का झुंड बना लेते, ठीक है। और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए एक दूसरे जो है काम धंधे भी करने लगते। और बहुत सारी परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं ना कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही जो है सबसे व्यावहारिक रास्ता है। आप देखते होंगे कि ये जो बकरवाल है, तो ये आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जम्मू कश्मीर इलाके में है ना। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पे मजबूर कर दिया। अब आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों ने चरवाहों के क्या रास्ते अपनाए, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन। इंडिया में चरवाहा जीवन देख लिया, औपनिवेशिक शासनकाल में चरवाहों की स्थिति क्या थी, किस प्रकार उन्होंने सामना किया, ये सारी चीज़ें देख ली। और अगले वीडियो में देखेंगे हम अफ्रीका में चरवाहों का जीवन। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।